इसके डायलेशन, डायलेशन ऑफ एफरेंट एंड कॉज। अब ये एफरेंट को हम डायलेट करा दे तो ये अगर डायलेट हो जाएगा तो जो प्रेशर यहाँ बन रहा था वो प्रेशर पहले क्या था, इसको ये कंस्ट्रिक्ट था तो यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा था जिससे कि हाइड्रोस्टिक प्रेशर अपना आ रहा। अब इसको हम डायलेट कर दिए तो आसानी से जो भी इधर होगा वो इधर की तरफ जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो क्या है तीसरा कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कब, व्हेन डायलेटेशंस ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। इतना तो क्लियर है सबको, यहाँ कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक में कोई अगर समस्या नहीं है तो अब आगे हम इसके कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम लोग देखते हैं। अब यहीं पर देखेंगे कि एक्चुअली जब कहेंगे व्हेन आर्ट्रियल कंस्ट्रक्शन इज, अगर व्हाट विल बी द हैपन इन जीएफआर एंड हाइड्रोस्टिक प्रेशर एंड ये एक्सेस वाल, दो भी चीजें, बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलेगा ना। तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलो अब हट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कंडीशन हम लोग लेते हैं जहां पर पहला चीज कह रहे हैं कि एट्रियल एफरेंट आर्ट्रियोल जो है उसके कंस्ट्रक्शन में, कब एफरेंट आर्ट्रियोल जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, क्या कर गया, एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्शंस है ना, कॉन्स्ट्रिक्शंस हो गया। अब तुम कुछ सोचो कि इसको जैसे हम कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक क्या इंक्रीज द हाइड्रो कॉन्स्ट्रिक्शन के, हाँ सॉरी डिक्रीज, उल्टा कर दो, डिक्रीजेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बीसी, है ना। पहले से क्या हुआ, अब जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हुआ यहां पे डिक्रीज करेगा तो एनएफपी पे क्या इफेक्ट आएगा, एनएफपी पे क्या करेगा, डिक्रीज, एनएफपी, एनएफपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एनएफपी अगर, अच्छा एक चीज, चलो तीसरे में लिख देते। यदि अगर हम बात करें जब इसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराया, उधर से जब आ रहा था उसको हमने दबा दिया, जो फ्लो होगा वो फ्लो में क्या इफेक्ट आएगा, फ्लो भी डिक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो, प्लाज्मा फ्लो, तो हम कह सकते हैं डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो, या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीजेस द प्लाज्मा फ्लो। क्या होगा, प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज करेगा, क्या करेगा पता है ना, समझ, जब हम वो इसको इधर से अगर हम लोग इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे, इसको ऐसे दबा देंगे तो इधर से जो जाने वाला है तो कम जाएगा, तो इधर से ब्लड जा रहा है और प्लाज्मा से एक ही चीज हो गया समझ लो, तो वो कहीं ना कहीं उस जब कमेगा तो इसकी फ्लो कमेगा और इसका फ्लो कमेगा तो इधर इफेक्ट तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, प्रेशर से बढ़ जाए, हम प्रेशर क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज जनरेटेड बाय वाटर, पानी ही कम जा रहा तो प्रेशर कौन बना रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, नॉट आर्ट्रियल प्रेशर या एफरेंट आर्टरी का क्या है प्रेशर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे भी क्या होगा, थोड़ी डिक्रीज करता हुआ चलेंगे। अब आ जाओ, एनएफपी डिक्रीज किया तो एनएफपी डिक्रीज करेगा तो एनएफपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर, तो क्या हो गया, डिक्रीजेस जीएफआर। अब उसके बाद ये बात है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन कब करेगा, बात ये भी है कि कॉन्स्ट्रिक्शन कब करेगा। तो जनरली इपिनेफ्रॉन, क्या नाम सुने होंगे, इपिनेफ्रीन, नॉर इपिनेफ्रीन। तो होता है क्या कि इपिनेफ्रीन और नॉर इपिनेफ्रीन सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेशन होता है, ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि जो एफरेंट एट्रियोल है उसके मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉजेज बाय constrictions causes by epinephrine and norepinephrine। yes, नॉरएड्रेनालिन, नॉर फिर एक ही नाम, दोनों एक ही ना, इसको एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन जो बोलते हैं एक ही चीज हो गया, ठीक है।
तो इपिनेफ्रिन बोलो नॉर इपिनेफ्रिन बोलो एक ही चीज हो गया, उसको जो तुमको जाके नॉर एड्रेनालिन बोल दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, उसके ये एक्ट आकर के क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, और जिसकी वजह से क्या करेगा, उसको डायलेट कंस्ट्रक्शन करा देगा। और इस कंस्ट्रक्शन के रिजल्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा कि क्या क्या ये अलग अलग फंडा हुआ। अब ऐसे क्या कंडीशन आएंगे कि जब अगर वो मानते हैं कि एक ऐसा कंडीशन जब क्या हो रहा है कि कंडीशंस व्हेन अफरेंट एट्रियोल क्या करेगा, डायलेटेशंस करेगा। एक एक करके दो, डायलेट कर गया, फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, increases the प्लाज्मा फ्लो। और क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स ऑफ बीसी। अच्छा 2 3 4, हाँ। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, अभी मैं बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, NFP, increases the NFP बढ़ेगा तो increases the GFR। तो अब तुम देखो increases the GFR, तो फाइनली सब जाकर के GFR को ही रिलेट करता है। पूरा किडनी हम लोग जब नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर जो डायलिसिस वगैरह हो जाता है तो GFR चेक किया जाता है ना, इतना GFR है तो फंक्शन उसके किडनी के फंक्शन को बताए। तो ये सारा चीज को एनालाइज करो तो पता चलेगा GFR क्यों गड़बड़ हो रहा है, कहां से गड़बड़ हो रहा है, तुमको अगर कारण मिल जाए। अब यह कि ऐसा फैक्टर क्या होगा जो उसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, फैक्टर फॉर डायलेटेशन है ना, फैक्टर फॉर डायलेशन, फैक्टर ऑफ डायलेशन। मैं 1 2 लिखा रहा हूं, बाकी कोई भी बहुत सारे रीजन हो सकते। एक तो हम लोग देखते हैं एनो नाइट्रिक ऑक्साइड्स, है ना, एनो का काम ही होता है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये वेसो डायलेटर होता है। क्या होता है, वेसो डायलेटर होता है। दूसरा हम लोग ब्रेडिकाइनिन, ये भी क्या होता है, वेसो डायलेटर होता है। ये वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। उसके बाद आ जाओ, हाँ बट यहां पे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेशली E2 और I2, है ना। तो ये जो एजेंट्स है ये लोकल एजेंट्स है, ये कोई बाहर से नहीं। वो ब्रेडिकाइनिन ऑलरेडी सिक्रेटेड बाय किडनी, प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो सिक्रेटेड बाय किडनी, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सब का सब तुमको लोकली वो एक्टिवेट कर दे रहा है और उससे क्या करा रहा है कि उसकी इस चीजों को डायलेट कर देगा, और ड्यू टू डायलेटेशन ये सारा आपका GFR पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, GFR पे ड्यू टू डायलेटेशन अगर डायलेट हो गया तो अब तुमसे एक सवाल एक लाइन पूछे, एक सीधा डायरेक्ट हमें तो लिंक कर जाए। यदि अगर तुम मान लो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो लिखा ही हुआ है, तो अफरेंट एट्रियोल का डायलेटेशन हो रहा है तो GFR क्या हो रहा है, इंक्रीज, और अफरेंट एट्रियोल का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो GFR डिक्रीज कर रहा है। अब एफरेंट के बाद इफरेंट पे आ जाओ। इफरेंट पे 2 3 पॉइंट्स है, उसको समझते बस। सिर्फ अगर कंस्ट्रक्शन में इफरेंट में थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि इफरेंट अगर ये है, मान लो मैं ऐसे नहीं ऐसे बनाते, चलो होता क्या है कि अगर इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन इफरेंट का और इफरेंट का जो कॉन्स्ट्रिक्शंस है, इफरेंट का जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा ये 2 अलग कैटेगरी में रखा गया। एक रखा गया मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शंस, क्या रखा गया, मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शंस। मॉडरेट कंस्ट्रिक्शंस होगा तो अब ये सोचो, अभी हम जस्ट ये दबेगा तो क्या होगा इधर, तो थोड़ा सा बन जाएगा क्या, इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स ऑफ बीसी, बढ़ जाएगा। उसके बाद जो भी तुम ऐड करते चलो इसके साथ, अगर हाइड्रोस्टेटिक बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा क्या करेगा, इंक्रीजेस द NFP। लेकिन एक ऐसा कंडीशन कह रहा है कि जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस हो, बहुत सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा, तो याद रखना सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ इफरेंट
आर्टेरियोल, है ना। तो सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस में हम अगर देखते हैं कि तुम सोचो कि अगर पहले थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शंस हुआ तो चला, लेकिन अगर ये कॉन्स्ट्रिक्शन एक कॉमनली देखो कि अगर ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ये दबा, तो इधर प्रेशर बढ़ा, लेकिन बहुत तेज कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? किसको जीरो कर देगा? प्रेशर जीरो कैसे हो जाएगा? देख, फिर फ्लो की बात करो, अब पानी का बोतल चलता रहता है, बोतल में जो पानी है फिर भी तो प्रेशर रहता है ना। पानी अगर रुका भी है तो ऑटो प्रेशर बनाएगा, ये दिमाग में रखो हमेशा। पानी अगर स्टैटिक मोशन में भी है तो वो अपना हाइड्रोलिक प्रेशर बनाएगा, तो उससे क्या लेना? अगर ये बंद भी हो गया तो उससे कुछ लेना है यहाँ, और इधर बंद होगा तो इधर से तो प्रेशर लगेगा और तेज लगेगा, तो क्या होगा? तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जीएफआर क्या था? अगर मॉडरेट हो रहा था तो जीएफआर क्या हो रहा था? एनएफपी बढ़ा तो जीएफआर बढ़ेगा ना अल्टीमेटली। एनएफपी बढ़ा तो जीएफआर, सीधा बैठो जितना, है ना, तो जीएफआर बढ़ेगा। और जब तेज वाला कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, बहुत तेज जब दबेगा तो जीएफआर क्या होगा? क्या? जब सीवियर जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जीएफआर घट जाएगा। अब कैसे घटेगा? वही तो बात, यही तो खेला यहाँ पे है कि लोग को लगता है ये और दबेगा और ये दब जाए, पूरा बंद कर देंगे, इधर से खूब प्रेशर देंगे तो यहाँ खूब फिल्टर होगा, नहीं होगा। सीवियर का मतलब बंद नहीं होगा, पहली बात ये हमें, जब बंद होगा तो आदमी बंद हो जाएगा, ये हमेशा याद। कभी भी कोई चीज का मतलब, जैसे कहते हैं कि लीवर प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो नहीं बनाने का मतलब कम बना रहा है ना। जब नहीं बनाएगा तो फिर कहां से तुम रहोगे? एक टाइम आएगा बहुत फर्टिलिटी तुरंत हो जाएगी। तो सीवियर का मतलब बहुत तेज कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ होगा। अब देखो, अब इतना तेज कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा उस चीज को बताइए। आप देखो, जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, एक मिनट, हाँ, तो ये आ जाओ, होगा क्या कि पहले एक चीज को यहां पर देखो कि जनरली क्या होता है। अच्छा, तुमसे एक पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं यहां पे तुम लोगों से कि ये एफरेंट से आया, ध्यान से समझना, एफरेंट से आया और आके किधर निकल जाता है? एफरेंट से तरफ निकल जाता है। E4 एफरेंट और A4 एफरेंट, एफरेंट से आया, एफरेंट से निकलता है, यहाँ पे जो फिल्टर होना होता है। अब ये फिल्ट्रेशन जब हो रहा होता है, हमने ये कहा कि जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इन नॉर्मल, अभी छोड़ दो, सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये जो फिल्ट्रेशन का पार्ट है, हम मान लो बीच में एक दीवार खड़ा कर देते, इस पार्ट को और इस पार्ट को, दो अलग अलग पार्ट को डिवाइड हम लोग कर देते थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग दो अलग फेज में डिवाइड्स कर देते, चलो ठीक ही है ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, जब यहां पर आया फ्लूइड्स, इधर से जब आया तो यहां पर वाटर भी होगा और प्रोटीन, हम भाई P4 प्रोटीन लिख रहे है ना, और यहां पे भी क्या होगा? वाटर भी होगा, यहां पर क्या होगा? प्रोटीन। अब ये जो फिल्टर का मामला आता है, यहां पे जो हमने अभी पढ़ा था, क्या क्या फिल्टर होगा? वाटर तो होगा, प्रोटीन। तुम अब सोचो, आधा रास्ते में सोचो कि यहां पर वाटर और प्रोटीन, ध्यान सुनना, वाटर और प्रोटीन दोनों है यहां पे भी वाटर एंड प्रोटीन दोनों है, बट यहां पे जो वाटर का अमाउंट होगा क्या वहां यहां पे होगा? क्योंकि यहां के वाटर ने, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट जो यहां होगा वो, तो एक्चुअली तुम अगर चीज देखोगे, एक्चुअली तुम देखोगे तो ऑनकोटिक प्रेशर टाइम टू टाइम बढ़ता चला जाता है अगर इस साइड से तुम इस साइड चले जाओ तो। ऑनकोटिक प्रेशर ये नहीं कि इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रो से ऊपर चला जाता, नहीं, ग्रेजुअली, जैसे हम बोला 30 है तो 31, 32, 33, 34 तक मान लो, यानी समझने के लिए कि ग्रेजुअली ऑनकोटिक प्रेशर इधर से इधर आने में क्यों बढ़ता जा रहा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि शुरू में तो पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, प्रोटीन यहाँ भी है, जब ये घुसा तो पानी और प्रोटीन को लेके घुसा, लेकिन पानी तो फिल्टर होकर क्या आ रहा है? बाहर भी आ रहा है ना। वाटर फिल्टर होकर के किधर आ रहा है? वाटर तो फिल्टर हो गया, ये वाटर मान लो, है ना, वाटर फिल्टर होकर के तो नीचे आ रहा है ना, प्रोटीन आ रहा है। तो अब एक टाइम पे क्या होगा कि प्रोटीन उतना ही प्रेशर होगा, और पानी जैसे बोतल में भरा हुआ है और तुम कम करते चलाओ तो प्रेशर पानी का क्या होता है? कमता चला जाता है। तो सेम यही चीज होता है कि होता ये एक्चुअली क्या है कि जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो इन सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन के टाइम पे हम लोग देखेंगे, यहां पर पहले हम बना लेते इसको डायग्राम को, रुक जाओ। इन सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस, है ना, ये ऐसे मान लो कैपिलरीज है ये, है ना। अब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो पहले तो एकदम तेज बनेगा, तो बहुत प्रेशर की वजह से वाटर क्या करेगा?
फिल्टर कर जाएगा। एक तो प्रोटीन यहाँ 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 बराबर रहा, इधर का फ्लो कम जाएगा, तो चलो वाटर कम जाएगा तो प्रोटीन का भी फ्लो कम जाएगा, और जो नॉर्मली प्रोटीन पहले निकल जाता था वो प्रोटीन भी यहाँ रुक जाएगा। तो एक्चुअली प्रोटीन कंटेंट बढ़ जा रहा है। वाटर अब यहाँ पे दबाएंगे मान लो खूब तेजी से, तो पानी तो निकल जाएगा मान लो, लेकिन यहाँ प्रोटीन जो दबा तो प्रोटीन और ज्यादा क्या होगा, इधर हम दबा के रखे हुए हैं तो पानी का रास्ता भी लिया वो निकल जाएगा, पानी निकल गया तो और प्रेशर को भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कमता हुआ चला जाएगा। लेकिन प्रोटीन बेचारा क्या, इधर मान लो दबी गया, मान लो समझने के लिए फॉर आसानी के लिए इधर सब कुछ जाएगा ही नहीं, इधर जब कुछ नहीं जाएगा तो यहाँ पर जब प्रेशर पड़ेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन कह सकते हैं इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा करेगा, मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा करेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन प्रोटीन जो रुकता चला जाएगा वो ऑनकोटिक प्रेशर को कई गुना बढ़ा देता है। द टू मेनी टाइम्स इंक्रीजेस द प्रोटीन्स ऑनकोटिक प्रेशर, है ना, मेनी टाइम्स, है ना, क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। अब ये देखो कि रिजल्टेंट क्या होता था कि पहले जो ऑनकोटिक प्रेशर था वो 30 था, लेकिन इतना तेज बढ़ने लगेगा, इतना तेज बने कि वो कंप्लीट का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को इफेक्ट करेगा। कैसे, अब दो हाइड्रोस्टेटिक मान लो कितना था, 50 था, कितना था, 50 था, ये भी बढ़ा, हमने लिखा कि ये भी बढ़ा, ये बढ़ करके मान लो 55 हो गया। और ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में पहले कितना था, 30 था, लेकिन ये 50 से बढ़ के 55 हुआ, थोड़ा बढ़ा है मतलब, और ये कई गुना कह रहा है, मतलब मेनी टाइम से डिक्रीज कर जाता। तो अगर हम मान लेते, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी अगर हम मान लेते अराउंड 40, कुछ ना कुछ आएगा, देखो 40 आएगा। अब यहाँ पर जैसे 40 आ गया, अब इधर वाला को तो उधर ही रहने दो, तो लगभग ऐसे तो 0 आ जाएगा, थोड़ा अच्छा जैसे बड़ा है, नहीं 0 नहीं आएगा, चलो तो लगभग कितना होगा, अगर हम फॉर्मूला फिर फिट करें जीएफआर का तो नेट फिल्टर प्रेशर का, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का अगर हम लोग लगाएं तो नेट एनएफपी का जो फॉर्मूला था याद है, एनएफपी में क्या होता था कि जो तुम्हारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था तो कितना है 55, माइनस क्या होता था ऑनकोटिक प्रेशर 40, और फिर इसको प्लस कर सकते हो किसको, सॉरी प्लस किसको करते थे, ये अभी मान लो 10 का 10 है ही, तो अब नेट एनएफपी कितना निकल गया, एनएफपी 25 कैसे आएगा जी, 15 कैसे आएगा जी, तो तुमको 2 + 2 भी नहीं आता क्या, हाँ कम से कम देखो हाथ उठा के बता रहा 5 आएगा, पीछे से देख लिया वो, है ना, तो 55 कैसे आएगा, फिर 25 कैसे, 50 है, ओ सॉरी 55 है, और 40 10 कितना होगा 50, तो कितना बचेगा, 10 कहाँ से लाए, अभी बताए कहाँ से लाए, हम फॉर्मूला लिखे है एनएफपी, ये नीचे वाला इन दोनों कैसे ऑनकोटिक प्रेशर होगा, एनएफपी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी शुरू में, ये जो 10, तुम लोग ये कंफ्यूजन 10 कहाँ से आया, ये 10 वहां से आया, जिसका हाइड्रो, हम तो अभी नहीं भूल जाओ, ये सब कुछ भूल जाओ, हमने क्या निकाला एनएफपी, तो 10 जो आया वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, वोमेंस के ये वोमेंस स्पेस का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आया था, तो वो 10 को फॉर्मूला में थोड़ी छोड़ दोगे जी, उसको तो ऐड करोगे ना, तब कितना आएगा 5 आएगा ना, 25 5 कर रहे, तो एनएफपी क्या हो गया, घट गया, जीएफआर क्या हुआ, तो सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन में जीएफआर घट जाएगा, याद रखोगे सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन में जीएफआर घट जाएगा, और मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसका कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली एंजियोटेंसिन है, वो कराता है एंजियोटेंसिन, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ हम लोग जीएफआर में घूम रहे, यूरेन फॉर्मेशन भी नहीं हुआ अभी तक, यूरेन फॉर्मेशन में कहा हम लोग अभी सिर्फ जीएफआर में, और पढ़ा जीएफआर, ये छोड़ दो आप जीएफआर नहीं पढ़ाए ना तो तुम लोग का फिर क्या कहता है कि ब्रेन फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा, है ना, जीएफआर रेट जो भी रहते ब्रेन का जो फिल्ट्रेशन है ना वो घट जाएगा, तो ओवर इतना खर्च चलेगा। तो तुमको जीएफआर में इन सारी चीजों को ध्यान रखना। अभी सिर्फ हमने तुम्हें, अगर यूरिन फॉर्मेशन को फिर से याद किया जाए, तो हमने शुरू में जब बताया था तुम्हें कि यहां पर क्या है, ये फिल्टर के आया, क्या हुआ, फिल्टर्ड होकर के आया है। अब यहाँ पे फिल्टर होकर क्या आया था, फिर से अब कैसे आया, जीएफआर में क्या देखना नहीं देखना, कब बढ़ रहा कब घट रहा नहीं घट रहा, कब बीमारी होगा, सब समझ में आ गया। अब आया था ग्लूकोज, क्या था ग्लूकोज, है ना, सोडियम्स पोटाशियम्स कह सकते हो, और हाइड्रोजन, सम
बाइकार्ब्स, अमाइनो एसिड्स, है ना, फ्री कैल्शियम्स, ये सारे चीज क्या हो रहे, फिल्टर होकर गई। देन फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन में हमने लिखा था, यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस रीअब्जॉर्प्शन, और क्या था, अरे माइनस था ना जी, माइनस, हाँ, माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन। इसमें सिर्फ इस चीज को अभी हमने देखा है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब नाम यहां पर रखा गया रीअब्जॉर्प्शन, तो पहले इसमें री का मतलब क्या होता है, तो दोबारा का मतलब, तो यहाँ पे क्यों अब्जॉर्प्शन नहीं रख के रीअब्जॉर्प्शन क्यों रखा है, अब्जॉर्प्शन भी रख देता। सर एक बार टाइम में सर ने वन टाइम पहली बार आपके इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो चुका है और आपके शरीर में बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है। अब पहला सवाल ये है कि जो भी चीज यहां से फिल्टर होगा, जैसे ग्लूकोज, अब ये चीज हम लोग इस रीअब्जॉर्प्शन में हम लोग देखेंगे, जो टिब्यूल्स है, इस टिब्यूल का अलग अलग प्रोसेस, यानी कि टिब्यूल का भी जैसे पढ़ाते हैं ना कि जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पूरा मान लो लूप ऑफ हिल्ले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हर टिब्यूल पे रीअब्जॉर्ब करने की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग जगह पर, जैसे सोडियम यहाँ अलग तरीके से होगा, वहां अलग तरीके से होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या यूरिन के अंदर में ग्लूकोज होता है नॉर्मली या नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, फिल्टर्ड हुआ, इसका मतलब ये कि यूरिन जीएफआर में यानी फिल्ट्रेशन में सारा का सारा ये आता है, बट इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो जितने 100% क्या कहते हैं ग्लूकोज जो है, तो ऐसे हम लोग जब देखेंगे तो इनिशियली मैं बात करूं यहाँ पर इस पे, क्योंकि ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म मोस्टली वो होता है कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के अंदर में। लेकिन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहने के लिए तो प्रॉक्सिमल्स है ना, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉक्सिमल कहने के लिए कॉन्वोल्यूटेड्स है, लेकिन हम लोग डायग्राम जो बनाएंगे वो स्ट्रेट बनाएंगे ताकि समझ में आएगा ना। तो पहला चीज यहां पर देखते हैं कि जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में हम लोग ये देखते हैं, यहां पे जो एब्जॉर्प्शंस है, तो लगभग चीजों का जो एब्जॉर्प्शन है, लगभग देखते हैं 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में, है ना, लगभग 100% अमाइनो एसिड, इसका मतलब अमाइनो एसिड जो एब्जॉर्ब हो जाता है, लगभग 65% Na प्लस अब्जॉर्ब हो जाता है, 65% लगभग तुम्हारा H2O एब्जॉर्ब हो जाता है, 65% के अराउंड में बाइकार्बोनेट टू CO3 माइनस, है ना, ये मेजर यही सब चीज़ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बहुत सारे चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करने में, है ना। अब यहाँ पर कहने का, हाँ क्या हो, बोलो कुछ बोलना, तो ये रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन क्या रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में ही होगा, नहीं, ये इसके बाद भी होगा। अब इसका मतलब एक चीज फिक्स है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ यही हो रहा है। बात समझ, बहुत पॉइंट की बात मैं आगे क्लिनिकल जब बताऊंगा, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। छोटा से कम बनाते तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि जो पीछे बैठा हुआ ना उसका बत्ती जल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ कि ये शुरू का जो हिस्सा ना, ये वाला, ये आधा जो डायग्राम बना हुआ यही बना हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, और कहने का मतलब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड यहाँ एब्जॉर्ब। अब समझने की बात यह कि यदि कोई अगर एब्नॉर्मल भी अभी आएगा इस पार्ट में हो गया तो कहानी खत्म, जितना ग्लूकोज आएगा सब बाहर जाएगा। समझ में आ रही बात क्या मैं करे, अगर इस रीजन में मान लो एब्जॉर्प्शन कम गया, या एब्जॉर्प्शन लेस हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत ग्लूकोज आ रहा, कुछ का हो रहा है, यहां से अगर मिस हुआ तो सीधा कहां ग्लूकोज पहुंचेगा, यूरिन में पहुंचेगा, फिर उसके रास्ते में कोई उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। सोडियम यहां भी छूटेगा, आगे भी है, बाद भी है, उसके बाद यानी यहां पर एकदम मैक्स सैचुरेशन जो है ना, मैक्सिमम सैचुरेशन ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में, और किसका, अमाइनो एसिड्स का। अब अमाइनो एसिड छोटे छोटे आ जाते हैं, तो अमाइनो एसिड का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे। अब इस रीअब्सॉर्प्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कॉन्वोल्यूट शुरू का जो टिब्यूल से इस तरह का, है ना, उसके सेल में अब होता क्या है, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग ये देखें, जैसे ही छोटा टिब्यूल है, अब होना क्या है कि चीजें यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगी, और रीअब्सॉर्ब होकर के फाइनली कहाँ पहुंचेगा,
जो भी चीज़ यहाँ से रिजॉर्व होगा सब रिजॉर्व होकर के पहले तो एपिथेलियल सेल होगा, एपिथेलियल से क्रॉस करेगा, इंटरस्टेशियल स्पेस होगा, यहाँ आएगा और यहाँ से फाइनली आपके ब्लड में आएगा। कहाँ आएगा? फिर से आपके कहाँ आता है? ब्लड में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि मैं एक सीधा सा मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले जो मोर इम्पोर्टेंट है सोडियम, क्योंकि सोडियम के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, सोडियम कितना इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, एक मिनट, है ना। हाँ, कह रहा तो ग्लोमेरुलर क्या था, प्रेजेंस ऑफ द 60, चलो ठीक है हुआ, या जैसे 60 इसमें लिखा भी हुआ है ना, कहीं के 60 सब लिखता है। ऑन पर ग्राम ऑफ अ ब्रेन किडनी कंज्यूम ऑक्सीजन ट्वाइस द रेट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के रेट से भी दोगुना ऑक्सीजन कंज्यूम कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है। बट द 7 टाइम द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, 7 टाइम जो ब्लड का फ्लो उससे भी तेज है, 1100-1200 समथिंग बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2.2। अब यहाँ देखो, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ O2 कंज्यूम बाय द किडनी, यानी ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं उसका एक लार्ज पोर्शन पार्ट जो है आपका किडनी उसको क्या करता है? कंज्यूम करता है, और इज रिलेटेड टू द हाई रेट ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। यानी आपको ऑक्सीजन की कमी हुई तो सोडियम के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट जाके पड़ाएगा। क्या करेगा? तो इसीलिए किसी को फेफड़े की बीमारी है और तुम देखो सांस का बहुत तकलीफ है और हाइपोनेट्रीमिया आ रहा है, रिपोर्ट लगा रहा है सोडियम कम रहा है, सब कुछ ठीक है भाई, बॉडी से डिहाइड्रेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ड्यू टू द लैक ऑफ अनीमिया किसी को होगा, उसमें भी सोडियम डिस्टर्बेंस में ले सकता है कि ऑक्सीजन कम, अगर बहुत सीवियर एनीमिया आ गया तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए ग्राफ है कि O2 कंज्यूम पर ml, देखो 100 ग्राम ऑफ, ये लिखा है वेट दिया, जैसे 150 ग्राम हम लिखते हैं ना किडनी का वेट है, तो मान लो 100 ग्राम ऑफ किडनी का टिश्यू जो है वो कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ml पर मिनट कितने अमाउंट को? 100 ग्राम किडनी, मान लो 100 ग्राम किडनी का टिश्यू है, यदि कह रहा है कि ये तो बेस लाइन है, यदि कह रहे बेस ऑफ द ओटी ये कि अगर 0.5 ml पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ किडनी को जाता है तो जो सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन होगा वो 5 मिली इक्विवेलेंट पर मिनट 100 ग्राम में होगा। यदि तुम ऑक्सीजन को बढ़ाते हो तो यहाँ भी क्या होगा? रिअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बढ़ाते जाओ, बढ़ता है, ग्राफ कहाँ जा रहा है? टॉप पे जा रहा है। तो सोडियम एक बहुत बड़ा मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है, मतलब कि है तो सबका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका रिलेशन ऑक्सीजन के साथ बहुत कंपाइल कर रहा है कि यदि किसी को ऑक्सीजनल डेफिशिएंसी आ रही है तो सोडियम डिसबैलेंस मिल रहा है और तुमको रेस्पिरेटरी के इशू डिसऑर्डर्स है, किडनी में भी तो आएगा ही नो डाउट, बट हम इससे ऑक्सीजन से रिलेट करना चाह रहे हैं, और अनीमिया है, सीवियर एनीमिया, तो वहाँ पे भी इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिस्टर्ब मिलेगा कि वो रिअब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, किडनी से लॉस। तो सोडियम का बहुत बड़ा रोल है, ये मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था। ठीक है, कराते हम लोग। हाँ, तो अब बात ये आती है जब सोडियम यहाँ से आता है तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज ध्यान से देखो, ये जो ट्यूब्स है ना, हाँ एक मिनट, ये क्या है? ये ट्यूब्स है और इसके पास में लगे होते हैं इस पे मेम्ब्रेन। मैं छोटा सा किधर बनाता हूँ ताकि समझना ज़्यादा आसान रहे। इसके ऊपर क्या होता है? अलग से मेम्ब्रेन घुमा हुआ, उसके ऊपर भी क्या है? एपिथेलियल मेम्ब्रेन रहता है। अब इसके ऊपर भी क्या है? एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। ये क्या? ये देखिएगा नहीं, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। एक सेल है, बड़ा सा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेल है उसके अलावा अगर मैं थोड़ा छोटा करना जरूरी, एक कॉन्सेप्ट बताना तुम लोग को। एक चलो यहाँ कर दो और एक को मान लो दूसरा सेल ये है, ये दूसरा सेल है, चलो ऊपर नीचे। अब समझने की बात यहाँ पर ये है, चलो हाँ, तुम्हें समझना है कि एक सेल है, दो सेल। ये जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, अगर एक सेल को मैं आगे यहाँ से लगाऊं तो तुम्हें अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो ये जो सेल होता है ऐसे होता है और ऐसे होता है, और ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, जो ल्यूमेन की तरफ है ना, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, वो ऐसे जिगजैग समझ लो एक तरह का प्रोजेक्टेड होता है। क्यों? इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या होता है? इससे इसका सरफेस एरिया होता है। और जब तुम सेल चैप्टर पढ़े हो तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या होता है? टाइट जंक्शन होता है। एक सेल दूसरे सेल के बीच में टाइट जंक्शन लगे होते हैं।
यहाँ पे भी ऊपर पे टाइट जंक्शन पड़े होंगे ना, एक सेल दूसरे से आप जा चढ़े तो वो दूसरे से क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है। किस लिए टाइट जंक्शन होता है? अभी हम लोग देखेंगे जो एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, तो रीएब्जॉर्प्शन एक तो होगा ट्रांससेलुलर, यानी कि ल्यूमेन से कहाँ आएगा, सेल में आएगा, और सेल से कहाँ जाएगा, एंटर, जिसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर रीएब्जॉर्प्शन। और एक क्या होगा, इस दोनों सेल के गैप से, मतलब ये टाइट है बट इतना टाइट नहीं कि वाटर को आने नहीं देगा, वाटर आ जाएगा, तो यहां से वाटर वगैरह कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी आता है, बताऊंगा, तो इसको बोलते हैं बेसिकली पारासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, पारासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन, है ना। यहां से भी कुछ H2 एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स आता है। तो एक चीज समझ में आ गया अभी कि जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो कैसे होगा, या तो ट्रांससेलुलर होगा, सेल में आएगा फिर यहां आएगा, या तो क्या होगा, पारासेलुलर होगा। अब सवाल यह एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टाइट जंक्शन का क्या एडवांटेज होगा, ये जो टाइट जंक्शन लगा हुआ 1 2, इससे क्या एडवांटेज है? इससे एडवांटेज ये है कि जब हम लोग अभी बात करेंगे कि इसके मेम्ब्रेन्स पे ये जो साइड्स है, हाँ, ये जो साइड्स है यहाँ पे कुछ चैनल्स लगे होंगे, सोडियम को, ग्लूकोज को, है ना, अलग अलग, है ना, उसको अंदर लाने के लिए। और उसके अलावा हम अभी बात करेंगे कि यहाँ पे भी कुछ चैनल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ चैनल्स लगे हुए हैं, किस पे? तो एक्चुअली पहले तो ये हम डिवाइड करते हैं मेम्ब्रेन के दो पार्ट को। दो पार्ट कहने का मतलब, जो ल्यूमिनल साइड से है तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, और जो बाहर है इसको बोलते हैं बेसोलैटरल। बेस और साइड को बोलते हैं लैटरल, एनाटॉमी पर साइड को क्या बोलते हैं? तो ये पूरा जो उजला उजला दिख रहा है ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है, और इसके पॉइंट पे दोनों तरफ से क्या टाइट जंक्शन लगा हुआ है। अब हमने तुम्हें पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसके अंदर एक फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी करने का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन अगर हम लोग पढ़े तो याद होगा, ऐसे हेड याद है, हेड, और इधर से फिर फॉस्फोलिपिड, इस तरह से इसके अंदर में फ्लूइडिटी था। कोई चीज यहाँ से चल करके एक में, और सेल के मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ है तो अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ जा सकता है। यहाँ पर क्या, जो लिमिनल मेम्ब्रेन में उसके तरफ जो चैनल्स होगा वो अलग क्वालिटी का है, और इसके अंदर जो इधर होगा वो अलग क्वालिटी। ये दोनों मिक्स नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे टाइट जंक्शन हेल्प करता है। यानी टाइट जंक्शन एक तरह का यहाँ पे एक समझ लो सिक्योरिटी गार्ड होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में। मेम्ब्रेन कंटिन्यू कर रहा है, इस बीच में ऐसे खड़ा है, एक तो टाइट सेल को कर ही रहा होता है, दूसरा इस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन के जो चैनल्स है वो सब क्यों, कि अगर इसका इधर आ जाएगा तो पूरा रिएब्जॉर्प्शन कहानी खत्म हो जाएगा, रिएब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म होगा ही नहीं, और इधर का इधर चले जाएगा तो रिएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होगा ही नहीं। अब क्या है कि भाई ये जो होता है ये होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज। क्या होता है? सोडियम पोटाशियम एटीपेज, है ना।